अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इमरान खान ने एबटाबाद जलसे में रेड लाइन क्रॉस कर ली, कमांडर इन चीफ को गद्दार करार दे दिया और शेख रशीद अहमद साहब ने भी अपनी तकरीर के अंदर फ़ौज को सोए रहने का ताना दे दिया और साथ एक नया नारा भी बुलंद कर दिया, यानी पाकिस्तान बचाना है तो इलेक्शन कराना है। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर आज के खिताब के अंदर एक कदम आगे बढ़ते हैं और वो फ़ौज को बराह रास्त हिट करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ मिसालें देकर, कभी मीर जाफ़र का जिक्र करके और कभी बंगाल में सिराजुद्दौला साहब का जिक्र करके और उसके साथ साथ अमरीकी साजिश का एक मरतबा फिर बयानियों को दोहराते हुए मुख्तलिफ लिंक्स को जोड़ते हैं। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब तो आगे चले जाते हैं। इमरान खान साहब के ख़िताब पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले शेख रशीद अहमद साहब के ख़िताब पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका ख़िताब इनफैक्ट वो इशारा था जिसने आज इमरान खान साहब के ख़िताब की ना सिर्फ बुनियाद रखी, बल्कि वो रेड लाइन जिस पर उन्हें मना किया गया था कि आपने ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, शेख रशीद ने बुनियादी तौर पर आज उस रेड लाइन को क्रॉस करने के अमल का आगाज़ कर दिया है। इमरान खान साहब अब बतदरीज 20 मई तक अपने मुसलसल जलसों में इस रेड लाइन के करीब होते चले जाएंगे या इस रेड लाइन को क्रॉस करके आगे निकलेंगे और उनके रेड लाइन को क्रॉस करने के यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा नताइज होंगे, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने अगर ये नारा लगाया है कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराना है, यानी खुदा न खास्ता अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। और पाकिस्तान के हवाले से शेख रशीद अहमद साहब का यह बयान यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए एक ऐसा नुक्ता है जहां पर अब उनको गौर करना चाहिए, क्योंकि ये वही शेख रशीद अहमद साहब हैं जो इससे पहले खाना जंगी का जिक्र कर चुके हैं और मोर देन वंस, यानी एक दफ़ा से ज़्यादा उनका यह कहना है कि मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है, सियासी टेम्परेचर बढ़ रहा है, सियासी आलूदगी बढ़ रही है और अगर इसको ना रोका गया तो खाना जंगी होगी। और उनका यह कहना है कि मैं खाना जंगी होते हुए देख रहा हूँ। फिर उससे वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि खाना जंगी हो सकती है और इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी भी हो सकता है और यहाँ पर कुछ लोग खुद सोजी करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। आज उन्होंने इलेक्शंस को पाकिस्तान की वजूद और पाकिस्तान की सालमियत के साथ जोड़ने की कोशिश की है और उनका ये कहना है कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शंस नहीं हुए, अगर 31 मई तक इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत अवामी दबाव के सामने नहीं झुकती तो फिर उसके बाद खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरात लाहक हो जाएंगे। और ये वो नुक्ता है जो बुनियादी तौर पर ख़ुद इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इरादे कुछ नेक नहीं है, सिमत कुछ दुरुस्त नहीं है और इक़्तिदार के हसूल के लिए किसी भी सतह पर जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब एक जानिब पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर ख़तरात का इशारा कर रहे हैं और दूसरी जानिब फ़ौज को ताने भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया अपने ख़िताब में मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से अटक में किए जाने वाले जलसे से, और उसके अंदर उनका ये कहना था, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं लिया मरियम साहिबा ने अपने, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से जो पॉडकास्ट किया गया था जहां पर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जिक्र किया था कि उनको तबादला कर दिया गया और ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, मुझे जुलाई में ही पता था क्या होने वाला है। तो और साथ उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब को अपनी कान और आंखें करार दिया। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने अटक के जलसे में इस बात का जवाब दिया था और उनको ये कहा था कि वो आपके आँख या कान नहीं थे, बल्कि वो आपके हाथ थे जो आपकी गर्दन दबोचते थे और जैसे ही आप बेफैज़ हुए आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई। इसके अंदर उन्होंने बराह रास्त जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं लिया था, लेकिन जो शेख रशीद अहमद साहब हैं उन्होंने आज अपने जलसे में इस जुमले को पकड़ा मरियम नवाज़ साहबा के, और उनको उस पर उनका ये कहना था कि जिस वक्त मरियम नवाज़ फ़तेह जंग के जलसे में जनरल फैज़ हमीद पर तनकीद कर रही थी उस वक़्त फ़ौज कहाँ सोई हुई थी। अब ये वाला जो नुक्ता है उनके ख़िताब का, ये भी इनफैक्ट इदारे के अंदर एक डिवीज़न पैदा करने की कोशिश है कि एक बंदे को आइसोलेट करके या सिंगल आउट करके तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, जर्नलिस्टों की तरफ से या किसी और मकतबा फ़िक्र की तरफ से। अगर एक शख्स को जो इदारे के अंदर है, इदारे का हिस्सा है, एक अहम ओहदे पर मौजूद है, अगर उसको सिंगल आउट करके तनकीद की जाएगी तो क्या इदारे को अपने जो साथी है, अपना जो एक ओहदेदार है उसको बचाना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन शेख रशीद साहब की ने बात का इशारा दिया है इस तरफ कि जनाब जानबूझकर उनको तनकीद का निशाना बनवाया जा रहा है और उसके बाद उनको इस तनकीद के सामने मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया गया है और उनको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। अगर तो उनकी बात का ये तासुर है तो ये भी यकीनी तौर पर बहुत गलत है। और अगर वो ये चाहते हैं कि
मरीम नवाज साहिबा के ऊपर इस हवाले से तनकीद की जाए तो फिर इस तनकीद का आगाज़ जिस शख्स ने किया था उसकी तरफ भी वैसे ही कार्रवाई का आगाज़ होगा। तो बुनियादी तौर पर ये जो तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस तफरीक को जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान के अनरेस्ट के साथ, ये दोनों अमल बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हैं। इसके साथ साथ शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना था कि मुझे और इमरान खान को 4 महीने पहले ही पता था कि क्या होने जा रहा है, कौन किससे मुलाकात कर रहा है, कैसे मुलाकातें कर रहा है और इन मुलाकातों के पसे पर्दा क्या कहानी है। उनका ये भी कहना था कि मुझे इस बात का भी पता है कि बाप का बाप कौन है और इस बात का इमरान खान को भी पता है कि बाप का बाप कौन है, किसने इन सब को इकट्ठा किया और किसने शहबाज शरीफ की हुकूमत को 2 वोटों की अक्सरियत दिलवाई। इसका मतलब ये है कि शेख रशीद अहमद, इमरान खान और पूरी पीटीआई इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि उनको हुकूमत से हटाने में अपोजिशन जमातों और इत्तेहादी जमातों जो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ थी उनके अलावा भी कुछ कुव्वतें मुलव्वस थीं और वो कुव्वतें यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के अलावा और कोई हो नहीं सकता। अब इसी बात को लेकर इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया और इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर सबसे पहले तो गैर मुल्की साजिश का जिक्र किया और उसके बाद गैर मुल्की साजिश का जिक्र करते हुए उनका ये कहना था कोट एंड कोट के अंदर जलसे में कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश किसने की। एक तो मेरे ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश हुई और यहाँ पर मीर जाफ़र और मीर सादक उनके आलाकार बने और उन्होंने मुझे इक़्तिदार से हटा दिया। फिर साथ उनका ये फरमाना था कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मीर जाफ़र कौन है। मीर जाफ़र बंगाल, उनका मुग़लों का दौर के अंदर बंगाल एक बहुत रिच सूबा था जिसके वसाइल बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पर लोग बहुत खुशहाल थे और वहाँ का जो गवर्नर था उसका नाम था सिराजुद्दौला। और जब अंग्रेज़ों ने देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि बंगाल में पैसा बहुत ज़्यादा है, बंगाल के वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने उन वसाइल पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और उन्होंने बंगाल पर हमला कर दिया। लेकिन वहाँ पर उस वक्त के जो उनके कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला के यानी मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और इसकी वजह से सिराजुद्दौला को वहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब ये तो उन्होंने एक हिस्टोरिकल फैक्ट बयान किया, लेकिन इस फैक्ट को जब आपने अमेरिका की साजिश के साथ जोड़ा और कमांडर इन चीफ का जिक्र किया तो बुनियादी तौर पर आपने उस रेड लाइन को क्रॉस किया जो रेड लाइन आपके इर्द गिर्द बनाई गई थी और कहा गया था कि इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि इदारे के सरबरा को इस तरीके से जलसे के अंदर आप तनकीद का निशाना बनाएं या उसको मीर जाफ़र के तौर पर ताबीर करें तो ये भी एक ऐसी हरकत है जिसको किसी भी तौर पर पसंदीदा करार नहीं दिया जा सकता। मुखालिफिन इस बात की वो मिसाल देते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जलसों में भी ऐसे ही तनकीद की जाती थी, लेकिन मैंने जो रिसर्च की, जो देखा, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी बताया, तो किसी एक जलसे के अंदर नवाज शरीफ साहब ने या मरीम साहिबा ने या पीडीएम के किसी और लीडर ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जनाब फलां बंदा मीर जाफ़र है। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इंतखाबाती अमल के अंदर मुदाखलत की गई, हमारे लोगों को तोड़ा गया, हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया, वोटों को मैनेज किया गया, आखिरी वक्त पर लोगों पर दबाव डाला गया कि वो अपनी अपनी टिकट्स को वापस कर दें, या मुंतखब अरकान पर दबाव डाला गया, उन पर मुकदमात उनके दिखाए गए, उनसे कहा गया कि आप अपनी वफादारियाँ तब्दील कर लें, जिसके नतीजे में बहुत सारे इलेक्टेबल्स मुस्लिम लीग नून छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। ये एक फैक्चुअल हकीकत है, लेकिन किसी भी लम्हे किसी भी जगह पर गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे गए। और ये इमरान खान साहब की हिम्मत है कि वो भरे जलसों में या इंटरव्यूज़ में या पॉडकास्ट में या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ खिताब में ये वाले फतवे बांटते ही रहते हैं। और फिर उन्होंने मीर जाफ़र का जब जिक्र किया तो मीर सादक का भी जिक्र किया। मीर सादक के साथ उन्होंने वो जो है टीपू सुल्तान उनका जिक्र किया, मैसूर का जिक्र किया। यानी उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि मेरे खिलाफ और मुझे इक़्तिदार से अलग करने की कैपेसिटी ऑपोजिशन में नहीं थी। जब तक उनके साथ ताकतवर आकर ना खड़े हो जाते मुझे इक़्तिदार से नहीं निकाला जा सकता था। और ये उन्हीं की आशीर्वाद थी जिनकी वजह से इत्तेहादी जमातें मुझसे दूर हुई, अपोजिशन में शामिल हुई और उसके बाद मुझे इक़्तिदार से निकाल दिया गया। और साथ उनका ये भी कहना था इमरान खान साहब का जलसे से खिताब में कि ये पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये 2022 का पाकिस्तान है, जहाँ पर लोग सोशल मीडिया को देखते हैं और अब किसी चीज़ को छुपाना
छुपाना मुमकिन नहीं है, सच सबके सामने आ जाता है। और आज बच्चे बच्चे को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान किस सिमत में खड़ा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिश हुई, किसने साजिश की और लोटा कौन है। और जैसे ही उन्होंने लोटे का जिक्र किया तो मुझ में से लोटे लोटे की आवाज़ें आना शुरू की और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे KPK पर फ़ख्र है कि यहाँ से सिर्फ एक शख्स लोटा हुआ है और अब उस शख्स को पेशावर में दाखिल होने की हिम्मत ही नहीं है, कि वो पेशावर में दाखिल ही नहीं हो सकता। ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि इसके नतीजे में उन्होंने नूर आलम साहब जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया, उन्होंने लोगों से ये कह दिया कि यहाँ पर नज़र आए तो इसको घुसने देना है, इसका स्वागत करना है और अच्छे तरीके से करना है। और ये भी बुनियादी तौर पर लोगों को तशद्दुद की तरफ आमादा करना की एक कड़ी है, क्योंकि अगर हम लोगों को इसी तरीके से तशद्दुद की तरफ आमादा करेंगे तो ये मामला सियासत से निकलकर दूसरी तरफ भी बढ़ जाएंगे। हमने मर्दान यूनिवर्सिटी में मिशाल खान का वाला वाक़या देखा, हमने सियालकोट की गारमेंट्स फैक्ट्री में प्रियंका कुमार वाला वाक़या देखा। यहाँ पर भी लोगों को झूठ सच बताकर प्रवोक किया गया और उसके नतीजे में 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। और अब अगर इमरान खान साहब की तरफ से ऐसे ही प्रोवोकेशन के नतीजे में कोई और इक़दाम होता है तो फिर यकीनी तौर पर वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक नताइज का हामिल होगा और उसके भी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इमरान खान साहब का ये कहना है कि देखें, मेरा मुतबादल कौन है? वो शख्स जिसने 40 अरब रुपए का फ्रॉड किया, वो शख्स जिसके मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 16 अरब रुपए आए, वो शख्स जो इस वक्त चेरी ब्लॉसम लेकर घूमता है और जहाँ जहाँ पर उसको बूट नज़र आता है वो उसको पॉलिश कर देता है। अब इस बात में सच्चाई है या नहीं है, ये बिल्कुल कतई नज़र इस बात से, ये बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब चेरी ब्लॉसम जो पॉलिश कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर ज़रूर बन गए हैं। और चेरी ब्लॉसम वालों को इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्टिफिकेट जारी कर देना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर का, क्योंकि इमरान खान साहब भरे जलसों में, इंटरव्यूज़ में जिस तरीके से चेरी ब्लॉसम को फ़रोग दे रहे हैं, इसमें या तो इमरान खान साहब ने वहाँ पे अपने शेयर रख लिए हैं या चेरी ब्लॉसम वालों ने उनको अपना नुमाइंदा या ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है, जिसकी वजह से वो इस सारे मामले को हर वक्त चेरी ब्लॉसम के साथ ही उसको जोड़ते रहते हैं। अगला नुकता इमरान खान साहब के खिताब में था इलेक्शंस के हवाले से, और इमरान खान साहब ने इन इलेक्शंस की जो मुस्तकबिल में होंगे उनके बारे में भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, यानी अगर हम हारे, अगर हम इंतखाबी अमल से आउट होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो इंतखाबी अमल साफ़ और शफाफ नहीं। और यही बात मैं कई मरतबा इन साइट के प्लेटफॉर्म में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि आज के बाद सिर्फ वही इलेक्शंस पाक और साफ माने जाएंगे या जो है इम्पार्शल माने जाएंगे जिस इलेक्शंस के अंदर इमरान खान जो है या उनकी जमात इंतखाबात जीतेगी। अगर वो इंतखाबात हार जाते हैं तो फिर वो इंतखाबात या इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करेंगे। और यही वजह है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर तनकीदी अमल का आगाज़ कर दिया है उन्होंने, और टारगेट कर लिया है कि इलेक्शन हारे तो ये बंदा जिम्मेदार है और इस बंदे ने नून लीग के साथ मिलकर हमें इलेक्शन हराया, और अगर जीते तो हमारा दबाव था, लोगों के दबाव के सामने कौन टिक सकता है। इस तरह के बयानिए सामने आएंगे और इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शंस इमरान खान नहीं जीतते तो उसके फौरी बाद भी एहतजाज ही एहतजाज होगा, यानी मुल्क को उन्होंने अपने पैरों पर नहीं खड़े होने देना, ये बात तय कर ली गई है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को इनफैक्ट नुकसान कहाँ से पहुँचाया जा रहा है। अगर तो ये वाक़तन अमरीकी साजिश थी जिसके साजिश के नतीजे में इमरान खान साहब इक़्तिदार से अलग हुए हैं, तो क्या इक़्तिदार में रहने के लिए मुसलसल लोगों को एहतजाज की आग में झोंकना जायज़ है? क्या लोगों की ज़िंदगियों को अपने इक़्तिदार का ईंधन बनाना जायज़ है? क्या झूठ और झूठ की सियासत करते हुए लोगों को गुमराह करना जायज़ है? क्या सिर्फ खुद नुमाई के लिए लोगों को या सियासी मुखालिफिन को हर वक्त तनकीद का निशाना बनाना, हर वक्त उनको बुरे अलकाबात से नवाजना, क्या ये हमारा सियासी वतीरा बन चुका है? और अगर ये सियासी वतीरा बन चुका है तो फिर जवाब के ऊपर, फिर रद्द अमल के ऊपर एतराज़ करना बनता नहीं है, क्योंकि जिस लड़ाई को आप जिस ज़ुबान और जिस हथियार के साथ लड़ना चाहते हैं, मुखालिफ भी आपका उसी हथियार और उसी मैदान के अंदर आकर अगर आपको मुकाबला करे तो फिर आपको उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तकसीम है वो बढ़ती जा रही है। मैं बार बार इस बात का इजहार कर रहा हूँ। देखें,
इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, पॉलिटिशियन आने जानी चीज़ है, रियासत को कायम रहना चाहिए, पाकिस्तान को मौजूद रहना चाहिए, पाकिस्तान को मुस्तहकम होना चाहिए, पाकिस्तान को ताकतवर होना चाहिए, पाकिस्तान को एक इकनॉमिक ताकत बनना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को बाशऊर होना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को बावसाइल होना चाहिए। और सियासत इस तमाम लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, रियासत के लिए होती है और रियासत में बसने वालों के लिए होती है। अगर हम रियासत को नज़रअंदाज कर देंगे, अगर हम लोगों को नज़रअंदाज कर देंगे, अगर हम लोगों को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, अगर हम लोगों की मुश्किलात का अजाला नहीं करेंगे, तो फिर ऐसी सियासत और ऐसे इक़्तिदार का कोई फ़ायदा नहीं। इमरान खान साहब को इस बारे में संजीदगी से गौर करना चाहिए और शेख रशीद अहमद साहब को भी अपने इस नारे पर असर नौ गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान बचाना है तो इलेक्शन कराना है, पाकिस्तान ने तो बचना ही है। आप सिंपल इलेक्शन का मुतालबा करें जो आपका हक है। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान की वहदत के साथ अगर आप इलेक्शंस को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये एक ऐसी गलती होगी जिसका खमियाजा आपकी आने वाली नस्लें भी नहीं भुगता सकेंगी। बेहतर यह है कि आज भी अपने सियासी रवैयों के अंदर जो तवाज़ुन है वो लाया जाए, क्योंकि ये तवाज़ुन अगर आउट हो गया तो फिर यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़राबी होगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।